भाषा में प्रोग्राम में लिखा जाता है? कमेंट करके बताइए। असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखा जाता है, जवाब दीजिए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा? और सवाल लैंग्वेज के टॉपिक से है, लैंग्वेज का टॉपिक है आप लोगों का, है ना, और वो सवाल पूछे जाते हैं, तो कमेंट करके बताइए असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखा जाता है। जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कभी? हाँ, यहां पे गलत हो जाएगा कई लोगों का गलत हो जाएगा। जवाब दीजिए। नहीं, इसका आंसर है सी, नेमोकिंस कोड में लिखा जाता है। यही बात आप लोगों को पता नहीं होगी कि असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है। इसको समझिए, ये सवाल बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम टाइम गलत करते हैं। इस सवाल को बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम टाइम गलत करके आते हैं कि असेंबली भाषा में कैसे लिखा जाए। नहीं, असेंबली भाषा में नीमोकिन कोड वो कोड होते हैं जिसको असेंबली लैंग्वेज में कोड प्रोग्राम में लिखना और समझना आसान होता है। ये सवाल कई बार कई बच्चों का गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर समझती है मशीन लैंग्वेज को, जो कि बाइनरी डिजिट में 0 और 1 होते हैं, ठीक है। तो असेंबली भाषा में मशीन क्या समझती है? नीमोनिक कोड को समझती है, नीमोनिक कोड को समझती है। ये बच्चे गलत नहीं करना, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, है ना। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्लेयर है जिसमें ऑडियो और वीडियो सीडी के द्वारा चलाया जाता है। कमेंट करके बताइए। खालिस्तान एक ऐसा प्लेयर है जिसमें ऑडियो व वीडियो को सीडी को चलाया जाता है, मतलब ऑडियो वीडियो सीडी में चल जाता है। कौन सा प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कौन से प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा इसका? कौन से प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए बच्चों, कौन से प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसमें ऑडियो वीडियो सीडी को चलाया जाता है? जवाब दीजिए। जेपीजी फॉर्मेट नहीं होता, जेपीजी फॉर्मेट इमेज के लिए होता है, इमेज फॉर्मेट होता है जेपीजी फॉर्मेट। गुड इवनिंग, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? एमपीईजी। तो कई बच्चे जा रहे हैं एमपीईजी के साथ, इज द करेक्ट आंसर। एमपीईजी फॉर्मेट में आप ऑडियो वीडियो चला सकते हो, ऑडियो और वीडियो चला सकते हो बच्चों, इस बात को याद रखना, वीडियो को आप चला सकते हो, ठीक है। समझेंगे। एमपीजी का फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछा गया है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एमपीजी का फुल फॉर्म है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें क्या होता है? वीडियो को आप कंप्रेस करके ट्रांसमिशन कर सकते हो, मतलब वीडियो को आप चला सकते हो। एमपीईजी फॉर्मेट कॉल टू वीडियो फॉर्मेट। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, याद रखना, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है। और इसके फुल फॉर्म से कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया है बच्चों। तो आप सारे बच्चे इसके फुल फॉर्म को याद रखना बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको कंप्यूटर को रीबूट करना है तो इनमें से कौन सी कमांड दी जाती है? कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर को रीबूट मतलब पुनः चालू करने के लिए, हिंदी में पुनः चालू करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? मुझे कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? अगर आपने पढ़ाई किया है तो इसका आपको पता होना चाहिए, किस कमांड से कंप्यूटर वापस चालू हो जाता है। जवाब दीजिए, उसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? बिल्कुल, कंट्रोल आर डेल, बिल्कुल सही है, कंट्रोल आर डेल। ये शॉर्टकट की आप दबाएंगे तो कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो मैं हाईलाइट करूंगा, ये है कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल है, ये वाला आल्ट है, ये जो है ये कंट्रोल है, ये आल्ट है, और डिलीट का बटन यहां पे होना चाहिए। इसमें डिलीट का बटन कहां पे दिया है? डिलीट का बटन कहां दिया है रे? इसमें दिया नहीं है डिलीट का बटन, इसमें डिलीट का बटन दिख ही नहीं रहा है कहां पे है करके, है ना, शायद ये वाला होगा, है ना। तो ये अगर आप देख पा रहे हो ना, ये सीपीयू है, कंट्रोल आर डिलीट दबाओगे तो डिलीट दबाते ही शायद ये वाला बटन है वो, तो ये रीस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है, इस चीज को कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। अगला सवाल, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? जवाब दीजिए। बाइनरी बाइट समझते हो ना, उसमें कितने विकल्प होते हैं, कितने ऑप्शन होते हैं? जवाब दीजिए। हाँ, कमेंट करके बताइए, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा? बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। तो जवाब दीजिए, बाइनरी बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? जवाब दीजिए। आपको पता है ना, 2 ही होते हैं ना बाइनरी में, 0 और 1, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहां से गलती नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, कंप्यूटर में जो कि आपके चाहे वार्डन की तैयारी कर रहे हो कि लेबर इंस्पेक्टर की, क्वेश्चन अंदर से पूछेंगे बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं। अगर कुछ भी चीज हम कंप्यूटर में भेजते हैं, उस डेटा को आप क्या कहेंगे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कमेंट करके। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहा जाता है। कमेंट करके बताइए मुझे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहा जाता है। ये तो सवाल बहुत सरल है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, प्यारा सवाल है ये, अच्छा सवाल, स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कोई जाएगा तो इनपुट और बाहर आएगा तो उसको आउटपुट कहा जाता है, उसके बीच में होती है प्रोसेसिंग। अब देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो कंप्यूटर के सारे हमने इनपुट डिवाइस लिया है, तो यही याद कर लेते हैं, एक बार देखने से ही यादें दिमाग में बैठ जाएगी ना भाई। अगर आप एक बार चीजों को देख लोगे तो आपको यादें दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये भी लाइट पेन टाइप का है, स्कैनर देखिए, स्कैनर दोनों में काम आता है ना, नहीं स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, टच पैड जो मैं लिख रहा हूं इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। तो यादें एक बार फोटो देख लेंगे ना तो दिमाग में यादें बैठ जाएंगी कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या क्या है। तो याद रखिए कोई भी चीज जिसका हम निर्देश देते हैं, जिससे वो कमांड देते हैं जो कंप्यूटर में जाता है, दैट कॉल टू इनपुट डिवाइस। इस चीज को सारे बच्चे याद रखेंगे, आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा सवाल है, छूटना नहीं चाहिए, अच्छा सवाल है ये। तो एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन प्यारा है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? देखिए एक्चुअली में अगर एक फंक्शन आपने सुना होगा तो एक बाइट बराबर होता है 16 बीट, है ना। यहाँ पे 8 बीट आता है कहीं कहीं पे ना, तो हम इसको लगाएंगे 16 बीट, ठीक है। इसको निरूपित आप कर सकते हो। उसको एक बार वो बताता हूं मैं आपको, एक ड्राइंग समझा रहा हूं, देखो समझना। एक बाइट में 8 बीट होता है, ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। एक केबी में 8192 बाइट होता है ना। एक केबी में 1024 बाइट होता है, ठीक है। देखिए यहां पे बीट और बाइट को समझना, बीट और बाइट को समझना बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। एक एमबी में 1024 केबी होता है, एक जीबी में 1024 एमबी होता है, एक टीबी में 1024 जीबी होता है। तो इसको केबी बोलते हैं, इसको मेगाबाइट बोलते हैं, गीगाबाइट बोलते हैं, टेराबाइट बोलते हैं। तो बीट और बाइट को समझना, बीट और बाइट दोनों अलग अलग अक्षर है, इसको समझ के चलना, वरना एग्जाम में गलत कर लोगे, ठीक है। और कंप्यूटर की जो भाषा होती है बाइनरी होती है, वो 0 और 1 होता है, 0 ऑन होता है, 1 ऑफ होता है। इस बात को याद रखना, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको गलत मत कर देना एग्जाम में जाके, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें कॉन्सेप्ट में क्लियर हो रही होगी बच्चों, है ना, ठीक है। अगला सवाल, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, कमेंट करके बताइए। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण मतलब इनपुट का आउटपुट में जो चेंज होता है वो खालिस्तान के द्वारा होता है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब दीजिए मुझे। इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। अच्छा सवाल है बच्चा, कमेंट करके बताओ, सवाल बहुत प्यारा है, कमेंट करिए। और देखिए आपके सारे एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, किसके द्वारा किया जाता है? शाबाश मेरे शेर, ठीक है। हाँ, ये होता है सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सीपीयू, अब ये सीपीयू तो आपने देखा होगा आजकल अलग अलग प्रकार के सीपीयू आ गए। सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा गया है। देखिए एक चीज याद रखिए, इतना सरल सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, कि इनपुट आउटपुट का रूपांतरण कौन करता है। याद रखिए सीपीयू ही करेगा, बगैर सीपीयू के ये चीज तो संभव नहीं है ना। ये तो आपके नॉलेज में होगा कि बगैर सीपीयू के ये चीजें संभव नहीं है ना। तो पर तब भी एक बार हम क्वेश्चन आया है तो देख लेंगे, तो ज्यादा हमको याद हो जाएगा, चीजें हमसे गलत नहीं होंगी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, डिवाइस में ड्राइवर्स क्या होते हैं। बहुत प्यारा सवाल है और ये आईएमपी सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिवाइस होते हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये आपके सवालों में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, गुड इवनिंग, जवाब दीजिए, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जवाब दीजिए बच्चों। याद रखिए, अगर आप वो पैटर्न पढ़ रहे हो जो सिंपल क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वायरस क्या, नहीं, क्वेश्चन थोड़े अंदर लेवल पे आएंगे। लेने वाला कौन है? व्यापम लेगा लेबर का एग्जाम, और पीएससी लेगा वार्डन का एग्जाम। तो दोनों में ये याद रखिए, सवालों का लेवल अच्छा अंदर तक जाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। प्यारा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, तो कमेंट करके बताएंगे डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, जवाब दीजिए। पढ़े हो कभी इसको, क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? ड्राइवर के बगैर आवाज नहीं आएगा, ड्राइवर के बगैर वीडियो शो नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? वो छोटे विशेष परियोजना प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने पर उसको रन करते हैं। समझिए, अगर मैंने कोई वीडियो डाला है या फिर कोई ऑडियो डाला है, अगर वो चल नहीं रहा है या उसमें आवाज नहीं आ रहा है, तो याद रखिए उसके ड्राइवर में प्रॉब्लम है, ड्राइवर्स में प्रॉब्लम होती है, डिवाइस के ड्राइवर में प्रॉब्लम होती है अगर वो चल नहीं रहा है। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के कुछ कुछ पार्ट को मतलब मदद करते हैं ठीक करने के लिए। इस बात को याद रखना बच्चों।
ठीक है। डिवाइस ड्राइवर से आप क्या समझते हैं? डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई किसी भी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करती है। इसे आमतौर पे उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में ये बात है, मतलब वो हार्डवेयर में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसकी वो सहायता करती है बच्चों, ठीक है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? अगर कोई इमेज है उसको कंप्यूटर में डालना है तो किसकी सहायता से हम उसको डालेंगे? कमेंट करके बताइए मुझे, सवाल बहुत तगड़ा है। ग्राफिक इमेज को हम कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? जवाब दीजिए कमेंट करके। ग्राफिक इमेज को हम किसकी सहायता से कंप्यूटर में डालते हैं? जवाब दीजिए। आपने पढ़ा होगा, है ना, अगर हम किसी चीज को कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं तो किसका सहायता है? कौन सा इनपुट डिवाइस है इसमें? जवाब दीजिए हमें। पता है ना इनपुट डिवाइस कौन सा? स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइस फिर से दिखा रहा हूं, बार बार दिखाने का तात्पर्य होगा कि एग्जाम में चीजें याद हो जाएगी। ये होता है स्कैनर। स्कैनर बहुत सारे ब्रांड का आता है, एचपी का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, बहुत सारा आता है ना। कीबोर्ड पता है, ओसीआर पता है, माउस पता है, बारकोड पता है, जॉयस्टिक, टच पैनल, टच पैड, एमआईसीआर, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो जिनको नहीं पता है वो याद रखना, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है जो आपके आंसर शीट को भी चेक करता है। बार कोड रीडर क्या होता है? जब आप जाते हो डी मार्ट जाते हो, मॉल जाते हो, तो जो मारते हैं ना वो होता है बार कोड रीडर। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, टच पैनल जो टच करके आप इनपुट देते हो, है ना, ये सारे इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करता है। इन सभी को पढ़ के जाना है, एक बार नजर मार लीजिए इस पे, ठीक है। चलो, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? अगर आप बैंक में चेक दिए हो, चेक, उसको पढ़ने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे। बैंकों में चेक दिए हो, चेक को पढ़ना है, तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सवाल अच्छा है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो बच्चों, अच्छा सवाल है बच्चों, जवाब दीजिए। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? जवाब दीजिए, फिर पूरा समझाएंगे। वेरी गुड। MICR, क्या बोलेंगे? MICR कोड क्या होता है? कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है MICR। जवाब दीजिए बच्चों, MICR का फुल फॉर्म कौन बताएगा? MICR का फुल फॉर्म जवाब दीजिए, क्या होता है फुल फॉर्म इसका? और ये देखिए, ये कोड आपको दिखा रहा हूं और ये उसका रीडर है। MICR को रीड करता है बच्चों। जवाब दीजिए सारे बच्चे, कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना, ठीक है। बताइए कोई है जो जवाब देगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। युग, वेरी गुड बेटा। तो चेक में ये वाला जो पॉइंट होता है यही MICR कोड होता है। इसको पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते कैसे है? इसके लिए MICR रीडर होता है। MICR क्या होता है? रीडर होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कभी सवाल आ गया कि बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग किया जाता है। उसका रीडर भी होता है और चेक में वो होता भी है, इसलिए उसको पढ़ के उसको अच्छे से सेट किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस की स्पीड का कम प्रभाव पड़ता है? इनमें से कौन सा जो टाइप है जिससे उसके प्रोसेस की स्पीड का कम प्रभाव पड़ता है? जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे जवाब दीजिए कौन सा है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। निम्नलिखित में से किसके स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर का स्पीड का कम प्रभाव पड़ता है? जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सब चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, आप इसको रॉन्ग गलत नहीं करोगे। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कोई है जो 11 नंबर का जवाब देना चाहेगा? और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे ताकि अटेंडेंस लग जाएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, इसको बोलते हैं कैश, ठीक है। इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे कैश को ही कैच मेमोरी कहा जाता है। देखिए, कैच मेमोरी का काम क्या है? ये अत्यधिक तीव्र गति की और कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब बहुत कम स्टोरेज लेती है पर बहुत तीव्र गति की होती है। ये क्या करती है? कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में डेटा निर्देश को अस्थायी तौर से लोड करने के लिए सहायता प्रदान करती है बच्चों। क्या करती है? ये सहायता प्रदान करती है। इसके ऊपर होती है रजिस्टर मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी में आएगा, सबसे तेज तो लिखना है रजिस्टर, उसके बाद आता है कैश मेमोरी सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये पॉइंट को लिख के चलना, गलत नहीं करना कोई भी। सबसे तेज और सबसे सेकंड तेज में सबसे तेज है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, ठीक है। जिस पोर्ट को एक समय में एक साथ में 8 बीट ट्रांसमिट हो जाता है कहलाता है। देखिए, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कौन जवाब देगा मुझे? जिस पोर्ट के एक समय में साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाता है कहलाता है। जवाब दीजिए। अच्छा, इसमें शायद उसका ऑप्शन ही कटा हुआ है, ठीक है, तो मैं ही समझा देता हूं। यहां पे लिख लेना पैरेलल पोर्ट। क्या होता है? वो पैरेलल पोर्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है देख लीजिए, अगर कभी आपको ध्यान देना हो, ये है पैरेलल पोर्ट। क्या है? ये वाला पैरेलल पोर्ट है, ठीक है, और ये सीरियल पोर्ट है। तो दोनों का उपयोग अलग अलग
ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अगर एलईडी को जोड़ना है, स्क्रीन को जोड़ना है, तो पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको स्क्रीन जोड़ना है, आपका एलईडी जोड़ना है, तो इस प्रकार के पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों एक बार नजर में आ जाएगा ना, तो दिमाग में याद रहेगा कि पैरेलल पोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको नजर में रखिए ताकि नजर से नजर ना हटे, ताकि याद हो जाए चीजें। ठीक है, अगला सवाल, यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? मतलब आपने कौन सा प्रोग्राम डाउनलोड किया है, या आपको कैसे पता चलेगा? यूजर मतलब आपको कैसे पता चलेगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यूजर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा प्रोग्राम यहां पे डाउनलोड किया है? कमेंट करके बताइए मुझे, यूजर को कैसे पता चलेगा? कमेंट करके बताइए। चलो, सवाल अच्छा है, आपने पढ़ा है कभी इसको? हाँ, याद रखिए, कंप्यूटर के सारे टर्म्स के सवाल आएंगे ना, मात्र इनपुट आउटपुट डिवाइस सवाल नहीं आएंगे। वर्ड से आएंगे, एक्सेल से आएंगे, एमएस ऑफिस से आएंगे, आपका वायरस से आएंगे, एंटीवायरस से आएंगे, सब कराया जाएगा, पर आपको पूरा बेसिक के साथ कराया जाएगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके कि आप जैसे अपने मोबाइल में जो भी ऐप डाउनलोड करते हो सामने दिखता है, वैसी जो भी आपने डाउनलोड किया होगा कंप्यूटर में, वो आपको शो करेगा। बच्चों इस बात को याद रखना, वो आपको शो करेगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना कोई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोले पहिए के द्वारा छपता है। बताइए, प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बताइए एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोले पहिए के रूप में छपता है, पहिए के रूप में, राउंड सर्कल के रूप में छपता है, ऐसे प्रिंटर का क्या नाम है? क्या नाम है? कमेंट करके बताइए मुझे, क्या नाम है? ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोले के पहिए के रूप में छपता है, ऐसे प्रिंटर का क्या नाम है? बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। तो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और कई बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं, आराम से पढ़ के बताइए बच्चों, जल्दी बचाने के चक्कर में हड़बड़ी ना करें। जवाब दीजिए, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोले के रूप के पहिए छपता है। जवाब दो। ये क्या बता रहा? कवच, कुछ भी मत बता रहे, गलत बता रहा, ऊपर से लगातार कमेंट कर रहा है गलत गलत चीज को। उसको बोलते हैं विल प्रिंटर, विल प्रिंटर कहा जाता है। ये देखो, डेजी विल प्रिंटर, डेजी विल प्रिंटर में अगर आप देख पा रहे हो, ये है डेजी, लिख दे रहा हूं मैं, विल प्रिंटर। उसको भी गलत गलत बता रहे कई बच्चे, कैसे करोगे रे? प्रिंटर सवाल, देखिए इसमें जो आप ये देख पा रहे हो सभी क्या है? ये सभी अक्षर है, ये पहिए के रूप में होता है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या प्रिंटर है? एक प्रकार का ये इंपैक्ट प्रिंटर है, लिख लेना इन सब बातों को, इंपैक्ट प्रिंटर है, डेजी विल प्रिंटर है ये, इसमें पहिए के रूप में छपता है। ठीक है, तो ये बच्चे गलत कर रहे हैं, अपना ठीक करो आंसर। तो ये सभी अक्षर है। ठीक है, डेजी विल प्रिंटर कॉल टू इंपैक्ट प्रिंटर, ये इंपैक्ट करता है और एक बार में अक्षर, एक ही अक्षर छापता है। ये अक्षरों को, इसको कैरेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, कहा जाता है। मेरे हिसाब से बातें आपसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। यूज कहां पे होता है? प्रिंटिंग में होता है बेटा। यूज प्रिंटर है तो प्रिंटिंग में यूज होगा ना। ये पहले होता था, अब तो नए नए प्रिंटर आ गए हैं, चीजें बदल गई है, ये प्रिंटिंग में यूज होता है। सवाल यही पूछा जाएगा कि हमको एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा, इससे क्या सवाल बन सकता है, मन में यही आना चाहिए। इससे बन सकता है डेजी विल प्रिंटर कौन से प्रकार का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। विल घूम घूम के जब हेड में इंपैक्ट करता था तब अक्षर छपते थे, इसको भी याद रखेंगे। डेजी विल एक इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखिए, ऐसे चीजों को भूलना नहीं। देखिए, हमारा मेन मकसद है सवाल बनाना एग्जाम में जाके। मैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहा हूं कि ये डेजी विल है, इसके चारों ओर अक्षर है। ठीक है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है, ये छापने के लिए इंपैक्ट करता था, बार बार बोल रहा हूं, एंड दैट कॉल्ड टू कैरेक्टर प्रिंटर, इसे कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जवाब दीजिए, चलो कमेंट करो, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो गलती नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जवाब दीजिए। गुड इवनिंग प्रमोद, अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जवाब दो। चलो, पढ़े हो एग्जाम के लिए और नहीं पढ़े हो तो पढ़ना चालू करो, हम पढ़ा रहे हैं उसको समझो, ऐसे सवाल पूछा जाता है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जवाब दीजिए। आपने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ा होगा, पर सवाल थोड़ा घुमा के देगा, वहां फंसना नहीं है, वहां अटकना नहीं है, वहां पे जमना नहीं है, वहां से निकलना है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, दैट कॉल्ड टू मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब। देखिए, सीआरटी टीवी कहा जाता है, टीवी को मॉनिटर कहा जाता है। एलईडी टीवी भी आ चुका है, एलसीडी टीवी भी आ चुका है। और याद रखना, जिससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, दैट कॉल्ड टू क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है बच्चों। बाकी सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। सीआरटी टीवी पहले चलती थी, बड़ी वाली टीवी, देख लो एक्चुअल में आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है। ठीक है, सीआरटी एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। सीआरटी टीवी पहले चलती थी बड़ी वाली। देखिए, इनपुट डिवाइस को रिवाइज करेंगे एक बार में, वापस से हम इनपुट डिवाइस लेंगे एक बार में। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो प्रिंट देता है, स्पीकर एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि आवाज निकालता है, हेडफोन एक इनपुट डिवाइस, गाना सुनाई देता है,
प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस, जिसे चित्र हमको दिखाई देता है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, वैसे टच स्क्रीन आउटपुट, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, पर टच स्क्रीन तो नहीं आएगा क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और जीपीएस एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सभी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक बार और दिखा रहा हूं ना, देखिए एक बार पूरे आउटपुट डिवाइस को समझ लीजिए बच्चों। आउटपुट डिवाइस जो हमको आउटपुट देता है, सीआरटी टीवी में इस्तेमाल होता था, मॉनिटर में, इसलिए आंसर लिए हैं। वापस से बोल रहा हूं, ठीक है, तो एक चीज आप देख लीजिए, आप पहचानेंगे कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो सारे बच्चे एक बार इस फोटो को देखिए, रिवीजन करिए, सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आपको सवाल बनाने नहीं आता है तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सीआरटी वाला क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो, अब हमारा अगला सेक्शन चालू हो रहा है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स सेक्शन। हम मैथ्स की क्लास भी लेंगे, कई बच्चों का रिक्वेस्ट है सर मैथ्स पढ़ाइए, और हम आपको उसको ट्रिक से पढ़ाएंगे, आपका समय बचाएंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको आप कैसे बना सकते हो वो हम आपको आज सिखा देंगे बच्चों। कैसे ट्रिक से कम समय में व्यापम, पीएससी कोई भी एग्जाम ले आप सवाल को बना लेंगे। चलिए चालू करते हैं, और याद रखिए मैथमेटिक्स व्यापम लेवल में जो एग्जाम आता है उसी लेवल में क्या कराया जा रहा है। ठीक है, किसी बटुए में 25 पैसे है, 50 पैसे के सिक्के, देखिए एक वर्ड याद रखना, समान संख्या में है। कुछ शब्दों को जो हाईलाइट कर रहा हूं वो आपके आंसर को बनाने में मदद करेगा। यदि उनका कुल मूल्य है 22.50, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। ठीक है, सिखा रहा हूं एकदम अच्छे से, पर कोई बच्चा इस पे आंसर कमेंट करना चाहता है तो वो ट्राई कर सकता है, फिर मैं सिखाऊंगा इन सवालों को बनाना कैसे है करके। बड़ा आसान सवाल होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, लोग गलत कर जाते हैं, उसी गलती से हमको बचना है बच्चों। कोई है जो इसका जवाब देना चाहेगा? ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन भी लिए हैं तो मैथ्स का सेक्शन भी लेंगे। जवाब दीजिए, कोई है जो इसका जवाब देना चाहेगा? इक्वल नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसा एंड 50 पैसा इन वॉलेट, तो जवाब दीजिए, कोई है जो इसका जवाब देना चाहेगा? अच्छा सवाल है, और सीखेंगे, जिनको नहीं आता है उनको सीखना है, वरना क्या होगा वो बाद में नहीं सीख पाएंगे। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कोई है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं अभी, 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट में कोई है जो ट्राई कर सकता है, निकालेगा? कोई ऐसा व्यक्ति कोई है जो उसको निकाल सकता है? चलिए, नहीं निकलेगा, अब मैं सिखाता हूं। आएंगे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ना। देखो बच्चों, लिखेंगे 25 पैसा, आराम से लिखेंगे पी 25 पैसा, और ये है 50 पैसा। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल वैल्यू दी गई है, इसका कुल वैल्यू है 22.5 रुपए। देखो बेटा, इस तरफ पैसे में है, इस तरफ रुपए में है, इसको बदलने आना चाहिए। 25 पैसे को बदलिए रुपए में, ये हो जाएगा बटे 100 कर लीजिए, एक्स का टर्म लगाएंगे ना क्योंकि निकालना है, और 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कीजिए, एक्स का टर्म लगा दीजिए, और कुल है करके प्लस लगा रहे हैं। अब देखिए 22 में से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे लगाऊंगा मैं 100। ये समझिए, सीखिए इसको, जो मैं किया वो सभी सीखिए। मैंने क्या किया? 25 पैसा 50 पैसा दिया है, उधर वैल्यू रुपए में दिया है, तो मैंने यूनिट को बराबर किया। किसको बराबर किया? यूनिट को बराबर किया। एलसीएम ले लिया मैंने, 100 ले लिया, ऊपर 25x, इधर आपका 50x इक्वल टू 22 50 का 100। ये 100 से ये 100 काट दीजिए, 25 और 50 हो जाएगा 75x, और ये हो जाएगा 22। ये अब देखिए 15 के पहाड़े में है, ये 15 पंचे 75 और 15 15 225 इक्वल, यहां पे 150 आया, 5 कम 5, 5 दिया 15, यहां आया 30, x का मान आया 30। अब देखो ये 30 ही आपका आंसर है। क्यों 30 आपका आंसर निकल गया? क्यों? क्योंकि यहां पे एक वर्ड बोला था समान संख्या, समान संख्या में है, वो समान संख्या में है। अगर ये वर्ड आपको जब भी ऐसे सवाल में दिखता है, क्या वर्ड है? समान संख्या वाला वर्ड आपको दिखता है, तो याद रखिए जो भी आप x माने हो वही आपका आंसर होगा। क्योंकि भैया 25 पैसों की संख्या भी x के टर्म्स में थी और 50 पैसों की संख्या भी x के टर्म्स में थी। ये बात आप याद रखिए बच्चों। आप व्यापम का एग्जाम देने जा रहे हो, पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसे सवालों को बनाना सीखना है, क्योंकि ये आता है। हम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ कंप्यूटर पढ़ के पास हो जाएंगे, पर ऐसे सवालों को कौन बताएगा? हम बताएंगे, जो हम छत्तीसगढ़ के कोचिंग सेंटर वाले हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं, हमने पेपर देखा है, सवाल आते कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से सवाल आ गया, हमने पैसे को कन्वर्ट किया, किसमें? रुपए में कन्वर्ट किया। तो रुपए में, याद रखना, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अगर अब तक ये बात आपको नहीं पता थी, एक कॉपी में कोने में लिखो कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक मामला सही होगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है, अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे देता है। यदि पुत्री को मिला है 12,500 रुपए,
तो व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या थी। मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से बनाऊंगा कि आपको गणित बहुत कम बनाना पड़ेगा और आपके सवाल के आंसर निकल जाएंगे। जवाब दीजिए किसी के पास आंसर है तो। और सीखिए स्टूडेंट, जिनको नहीं आता है वो सीखिए, क्योंकि याद रखिए व्यापम लेवल का सवाल या ऐसे क्वेश्चन वही कराएंगे जिनसे बनते होंगे। लाइव कराना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। हम लाइव पढ़ा के आपको सिखाते हैं कि एग्जाम में आप समय कैसे बचाएंगे और बहुत कम समय में इन सवालों को टारगेट कैसे करोगे। टारगेट करना भी जरूरी है। तो कोई है जो ट्राई करेगा, क्योंकि मैं देखता हूं जैसे मैं मैथ्स का सेशन लेके आता हूं, कई बच्चे जवाब नहीं दे पाते, उनको नहीं आता है सवाल कि बनाना कैसे है करके। और ये सवाल आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको बनना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कोई ट्राई करेगा, नहीं करेगा तो मैं सिखाऊंगा एक ट्रिक। चलो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, सीखो एक ट्रिक। ऐसे सवालों में हमको क्या करना है, हमको प्रश्न को संतुष्ट करना है। हमारे पास एक डेटा है कि उसकी पुत्री को मिला है 12,500 रुपए, मतलब कुल संपत्ति पूछा है, तो ये चारों ऑप्शन उसकी संपत्ति होगी व्यक्ति की। चलिए मैंने डी ऑप्शन पकड़ लिया, डी ऑप्शन कि हो सकता है उसके पास 1.5 लाख रुपए हो। अब वो जो बोला है उसको मैं फॉलो करूंगा। वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचता है। भाई 1.5 लाख का आधा कितना हुआ, वो हुआ 75,000, और शेष का आधा अपने पुत्र में देता है। भाई 1.5 लाख का आधा किया, अब इसका 1.5 लाख का आधा अपने बेटे को दिया तो कितना देगा, 37,500। यहां बोला ना भाई, यहां पे आधा अपने बेटे को दे दिया। उसके बाद अंतिम का 1/3 अपनी पुत्री को दिया, तो अंतिम कितना बचा, 37,500। 1/3 अपनी पुत्री को दिया है तो दे देते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, ये डबल जीरो। तो पुत्री को कितना मिला, 12,500, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है और हमने ले आया ऑप्शन से। तो जो बच्चा ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करेगा इन बड़े बड़े सवालों को, उसको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस सवालों पे जाना है, आंसर निकल गया। तो ये सवाल समझ आया कि नहीं आया बताइए। हमने क्वेश्चन से क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, सही है कि नहीं। जवाब दीजिए, तब तक मैं जल पीऊंगा, जल। जवाब दीजिए कमेंट करके। समझ आया सवाल? एक बार सारे बच्चे बताइए भैया। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का हर बच्चा छत्तीसगढ़ में आने वाले सवाल को बनाए और चुटकी में बनाए ऐसे। अब बोलेंगे कई लोग कि सर 4 ऑप्शन में आपने डी क्यों लिया, डी क्यों लिया। देखिए बेटा, हमने इसको बना के समझा है तो पता है 1.5 लाख है। आपको ट्राई करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, बायो वाले हो, आपको मैं लंबा बताऊंगा ना एक्स मान के, आपका दिमाग में जाएगा नहीं। ये सिंपल सी बात है, घरेलू बात है कि भैया आपके पापा के पास 1.5 लाख रुपए था, पापा ने 75,000 रुपए दे दिया कि बांट लो भैया करके। 75 का बोला आधा भाई को दे दो, तो आपने 37,500 दे दिया, कितना 75 दे दिया। उसमें बोला कि आधा जो भी है बेटी को दे दो आखिरी में, तो बेटी को मिला 12,500। ये अगर आप सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये एकदम बेसिक घरेलू मेथड है। अगला सवाल, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचे। पहले आप लोग सवाल ट्राई करिए, मैं कुछ शब्द बताऊंगा। अगर आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स के बच्चे हो, बायो के बच्चे हो, तो डरने की बात नहीं। अगर आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हो, छत्तीसगढ़ में रहते हो, शर्मा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखे हो, तो मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो मेथड दूंगा, मैजिकल मेथड, आप देख के बनाओगे। हमने क्या किया है, नियम बदल दिए हैं। हमने एक्स का फैक्टर ये सब कम मानते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं, चीजों को सरल बनाते हैं, सरल। ठीक है, चलिए कोई ट्राई करना चाहेगा तो ट्राई करिए। फिर मैं आपको ना आज ये क्वेश्चन सीखिए, एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं आंख बंद करके बनाओगे, आंखों को बंद करके। हाँ, कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं। एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं है जीवन में, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए एक्स मत मानो। एक्स तब मानो जब मानना है, हम जो बताएंगे वो करो। चलो ट्राई करते हैं ना बेटे। देखो याद रखना, पहले एक शब्द याद करेंगे। जब किसी संख्या को, याद रखिए, किसी संख्या को, संख्या पता नहीं है, को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष आता है 25। मेरे हिसाब से सुन रहे हो सब लोग, 25 आता है। यदि उसी संख्या को, एक वर्ड को याद रखो, उसी संख्या को, अब एक नोट में लिखो बेटा, नोट में लिखेंगे भाई किसी संख्या या उसी संख्या, ये दोनों एक ही है। मैं रेड पेन ले लेता हूं ना, ये दोनों क्या है, एक ही है। किसी संख्या या उसी संख्या एक ही है, बस ये समझ गए ना। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं करना है, हमको भाग देना है शेष को 11 से। 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना बचा, 3। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, शेष 3 बचेगा। अब आपको इसमें बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, शब्द पकड़ना है। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, शेष क्या बचेगा, तो उस समय उसी संख्या में आपको 21 को रख के 11 से भाग करना है। बताइए क्या इसमें कोई एफर्ट है,
क्या इसमें कोई भारी गणित बनाना पड़ा? नहीं, सिर्फ नॉलेज का खेल है। कुछ चीजों को हम ऐसे घुमा के देते हैं कि याद हो जाता है। बताइए मुझे कमेंट करके, ये समझ आया कि नहीं? बताइए बच्चों, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया। ट्राई करता हूं कि आप लोग चीजों को समझेंगे, आप समझेंगे ऐसे सवाल को। भाई किसी संख्या उसी संख्या, मतलब संख्या वही है जिस संख्या की बात हो रही है। कमेंट करके बताइए यस या नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दीजिए। बोलो बोलो, रुको मत, बोलो, कुछ तो बोलो, यस या नो, समझ आया कि नहीं? हाँ आया सर, आया ना, सीख गए ना। अब एक लाइन का सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, किरण के पास 50 रुपए है और 100 रुपए के 45 नोट है। किरण तुम लोग खुद ही हो, किरण के पास है 50 रुपए और 100 रुपए के 45 नोट पकड़े हैं। यदि उनके पास कुल धन 5,000 रुपए है तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? कमेंट करके बताइए। पहले मैं कमेंट करने इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग में क्या फंक्शन चल रहा है। जवाब दीजिए। किरण हैज 50 एंड 100 रुपीज, देयर आर 85 नोट्स इन टोटल। if he has total money of 5,000, if yes then 50 what number of notes? कोई है जो इस सवाल को सोच सकता है? आराम से बताऊंगा, बहुत ही आराम से। दुनिया यहां से वहां हो जाएगी, हमारे सवाल कहीं नहीं जाएंगे। हम बंदूक की गोली की तरह काम करेंगे और सीखना है, क्योंकि ये सवाल नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम आपके टॉपिक में है और वो आपके एग्जाम में आएगा। और उस दिन अगर आप लोगों का मुंह ताकोगे तो एग्जाम में सवाल कब बनाओगे? और याद रखिए, जीवन में जो सबसे वीक चीज है उस पर पहले काम करे, स्ट्रॉन्ग चीज पे पहले काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चालू करते हैं। अब देखो, सीखो, आराम से सीखो। किरण के पास 50 रुपए 100 रुपए के नोट है, टोटल 85 नोट। समझ लेते हैं ना कि भैया 85 नोट है ना भाई, 85 नोट है। देखो, मेरे को ये नहीं पता है कहानी में कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है, और टोटल 85 नोट है। यहां पे समझना, बहुत प्यार समझिए। किरण के पास 50 और 100 के कुल 85 नोट है। मेरे को नहीं पता कि उन 85 में 50 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट कितने। तो मैं मान लेता हूं कि भैया किरण के पास जो 50 रुपए के नोट है वो एक्स है, एक्स नोट होंगे। तो क्या मैं 85 में से अगर एक्स घटा दूंगा तो 100 रुपए के नोट नहीं आएंगे? भाई अगर 50 रुपए के नोटों को मैंने एक्स मान लिया, अब एक्स की वैल्यू कहां हमारी है? क्या मैं 85 में से अगर एक्स घटा दूंगा तो क्या वहां पे 100 रुपए के नोट नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। उनके पास कुल धन 5,000 है। कुल धन मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है? 5,000 है। मेरे हिसाब से यहां तक बातें समझ आ गई होगी। अब इसको बनाना सीखेंगे। देन टू मल्टीप्लाई, ये हो गया 50x, ये हो गया 100, ये हो गया 85 माइनस एक्स इक्वल टू 5,000। 50x इंटू किए, ये हो गया 8500, ये हो गया 100x, ये हो गया 5,000। अब देखो यहीं पे सीखना है ना, अब बच्चे टाइप यहां वहां नहीं करना। देखो 50x में से माइनस 100x जाएगा तो माइनस 50x बचेगा। 85 को इस तरह भेजूंगा, चलो भेजता हूं समझाने के लिए। तो कितना बचेगा? यहां बचेगा आपका माइनस 3500। ये काटा, ये जीरो कटा, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 सत्ते 35। एक्स का मान आया 70। तो अगर आप गौर करेंगे एक्स का मान 70 आया तो मैंने एक्स क्या माना था? 50 रुपए के नोट। तो वो कितने हैं? 70। तो 70 इज द करेक्ट आंसर। 70 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ जमाने आना चाहिए। जो भी आइसक्रीम जमाना जानता है वो खुद से जमाना सीख सकता है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ आए कि नहीं आए? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ आए कि नहीं आए? कमेंट करके बताइए बच्चों। क्या हमने इसमें कुछ कठिन काम किया? नहीं किया ना, नॉर्मल पुट ऑन किया। सीखने वाली बात थी कि मैं माना कि 50 रुपए के एक्स नोट थे, तो भैया 85 नोट में से अगर मैं एक्स घटा दूं तो 100 रुपए के नोट निकल जाएंगे ना। तो मेरे हिसाब से ये सवाल क्लियर है कि नहीं? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। क्या ये क्वेश्चन आपने सीखा कि नहीं? जवाब दीजिए। पता होना चाहिए हमने सीखा कि नहीं। कमेंट करके बताएंगे मुझे। आ गया ना सर? एक बार सीख लो। ऐसे ऐसे पॉइंटलेस क्वेश्चन है, ऐसे बनाओगे एग्जाम में। सिर्फ प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स को अगर अच्छे से सीखना है तो मैंने आज बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, यदि a का मान 18 है, b का मान 5 है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? टाइमर लगा रहा हूं। यह सवाल 1 मिनट में बनना चाहिए। यह बता चुका हूं मैं। सुस्मिता सोनी को नहीं समझ आया। क्या हुआ सुस्मिता, क्यों समझ नहीं आया? सिर्फ जमाए तो है, उसको जमाना सीखना चाहिए। एक बार रिपीट के लिए सुस्मिता वीडियो को बाद में देख लेना ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा और भी सवाल है ना, कराना पड़ेगा मेरे को अभी। ठीक है, तो सीखो। अगर आप मैथ्स को नहीं जानते व्यापम कैसे पूछता है, या ये नहीं जानते कि सीजीपीएससी का लेवल क्या है, आप यहां से मेरे से सीखो। मैं सिखाने बैठा हूं।
मैं कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी पढ़ा रहा हूं, मैथ्स भी ले रहा हूं। क्यों? ताकि आप सीखो, आपसे बने, पेपर खोलो तो बनाओ। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए ना बच्चों, सब मिलेगा उसमें। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन सीखिए। अगर आप नहीं सीखोगे, आपका माइंड यहां से भागेगा तो भाग सकते हो, पर याद रखिए एग्जाम से कौन भाग पाएगा? बताइए ना। आज आप भाग जाएंगे तो आप भाग जाएंगे बच्चों, एग्जाम से कैसे भागोगे? जो बच्चा रुक के पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, अपना इनपुट देगा, वो तो मामला खत्म कर देगा ना। देखो, 1 मिनट में सवाल बनता है। ये कैसे बनता? मैंने क्या बताया था कि कभी भी देखो, मैंने जो बताया था यही तो मेन फंडा है। इसको लिखो नोट में, मैंने बताया था अगर आपको ये टर्म्स कभी भी दिखता है, लिखता हूं ना मैं, कभी भी दिखता है, उसके अपोजिट को मानेंगे आप लोग एक। मतलब ये दिखा ना, इसको काट के लिखेंगे एक, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये टर्म्स में आया। अगला स्टेज में लिखना है आपको ए माइनस बी। ए 18 है तो लिखिए 18, बी 5 है तो लिखिए 5, और ये हो जाएगा 1/13। खत्म बात, खत्म बात, नो बकवास, खत्म। मैंने बताया है, ये हम वो रास्ता बनाए हैं जिससे बच्चे भूलेंगे नहीं। बस खत्म। क्या ये सवाल आप नहीं बना सकते एग्जाम में जाके? क्या आप बायो वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो आपको क्या ये कठिन लग रहा है? आराम से बन गया ना सवाल। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये सवाल बना कि नहीं बना? जवाब दीजिए बच्चों, सवाल बना कि नहीं बना? आया समझ में? टर्म्स है, रूल है, याद करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड। कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। पढ़ने का क्या फायदा कि अगर आप गणित छोड़ के आ रहे हो? गणित ही तो है जिसमें पूरे में से पूरा नंबर लाया जा सकता है। समझ आया वाला क्वेश्चन? हाँ, बन गया सर जी, शाबाश। अगला क्वेश्चन चलिए। यदि x स्टार y इक्वल टू एक्स टू वाई, एक्स प्लस टू वाई माइनस टू और x स्टार 5 का मान क्या है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपको वो बता दूंगा जो कोई नहीं बताएगा। जवाब दीजिए मुझे, आंसर क्या होगा? शायद आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है, हम भी स्कोर चेक कर लेते हैं। अपन सपोर्ट कर रहे हैं चेन्नई को, क्या स्थिति देखते हैं ना। लाइव आईपीएल मैच, अपन सपोर्ट कर रहे हैं चेन्नई को। और टारगेट कितना दिया है? 214 का टारगेट दे दिया। कौन मार दिया भाई? आजकल लोग बहुत मारते हैं यार, कौन मार दिया यार इतना? मेरे को लगा कम रन बनेगा। 3 बॉल हुआ है, तभी मेरे बच्चे गायब है सब लोग। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूं ना, तब तक मैं स्कोर चेक कर लेता हूं। स्कोर कौन बना दिया भाई इतना रन? ओके पड़े इन लोग तो। चलो ठीक है, मारने दो। पानी समझाते हैं उसको, मानेंगे बेटा, ट्रिक है वो, है ना। अब देखिए समझिए, सिर्फ एक बात, नो बकवास। देखिए लिखना सीखिए, ये हाथ है ना मेरे, लिखो ना भाई। एक्स स्टार वाई सेम टर्म्स है 7 स्टार 5। बच्चे लोग मिलाते ना सांप सीढ़ी में, ये इससे मिला, ये मिला ना तो x का मान 7 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो जहां जहां पे x का मान है, जैसे x प्लस 2 और y माइनस 2 रखो, x का मान 7 है तो 7 प्लस 2 और 5 माइनस 2, ये हो गया 9, ये हो गया 3। यहां पे कुछ गलत हुआ क्या? ऑप्शन, ऑप्शन गलत तो नहीं है? 9 या 27 आ रहा है मेरा आंसर। यहां पे बड़ा बड़ा मान दे दिया है। देखो शायद मे भी सवाल गलत हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि सवाल में यहां पे स्क्वायर के टर्म्स हो। मेरे हिसाब से अगर स्क्वायर के टर्म्स होंगे तो सवाल बन जाएगा ना। देखो, अगर स्क्वायर के टर्म्स होंगे सवाल में तो सवाल बन जाएगा। देखो ये हो गया, अगर ये स्क्वायर के टर्म्स में होंगे तो 9, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 × 9 = 81, 3 × 3 = 9। तब भी नहीं आ रहा है सवाल, थोड़ा सा गलती है। 243 ला भी दिया, कैसे ला रहे बच्चा? 7 तू रखा होगा, है ना, और 5 रखा होगा। हाँ, सवाल गलत है रे। 183 भी आ गया कई लोगों का। हाँ? सवाल गलत है, सवाल गलत है मेरे हिसाब से। चलो इस सवाल को बाद में चेक कर लेंगे ना। मेरे हिसाब से सवाल ऐसा होगा, तो सवाल मेरे हिसाब से कुछ इस टाइप का होगा। x प्लस 2 के पावर में स्क्वायर और y माइनस 2। तो हमको पता है x का मान 7 है और y का मान 5 है, तो 7। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे गलती हुआ, गलती हुआ, यहां पे गलती हुआ था, पर अब ठीक है। हाँ, सवाल रॉन्ग है, इसको ठीक कर लेना ना। ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया 3, 9 × 81, 3, 243। क्वेश्चन ठीक कर लो, क्वेश्चन रॉन्ग था। क्वेश्चन ठीक कर लो, क्वेश्चन रॉन्ग था। ठीक है, अब बन गया क्वेश्चन। चलो, प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होगा? जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सवाल। तब तक मैं स्कोर देखता हूं क्या चल रहा है अभी। जवाब दीजिए।
कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। पानी गिर रहा है, 4 रन बना, सिर्फ 4 रन। पानी गिर रहा है, सिर्फ 4 रन बना हुआ है। पानी गिर रहा है, 4 रन बना है, 4 रन। बताइए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, कमेंट करके बताओ तो। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल है। जवाब दीजिए, कोई है जो इसका जवाब दे पाएगा। देखो बच्चों, मैथ्स का प्रॉब्लम देखो, 100 बच्चों में से 76 बचे हैं। ये है आपका रियल कंपटीशन। तो जितना भी फॉर्म डल जाए मार्केट में, 1 लाख 1.5 लाख, पढ़ने वाले 10,000 से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सिर्फ वहां पे लोग जीके बना के संतुष्ट होने आते हैं और सोचते हैं उनसे मैथ्स बन जाएगा। ये नामुमकिन है, समझेंगे। देखिए, संख्याओं का योग, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1। सूत्र याद रखना, ये n है, n आपका कितना है 20, तो रखो तो 20 और ये 20+1, ये 20, ये 21, ठीक है। 400 आ रहा किसी का, 20 और ये कितना हुआ 00, 2 और ये 4, 420 इज द करेक्ट आंसर। 400 नहीं आएगा बेटा, फॉर्मूला लिख लो, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, ये योग का फॉर्मूला है, लिख लो, 420 आएगा। ठीक है, बन गया सवाल, 420 आया सवाल। पढ़ना है ना, इसी कारण तो समझा रहा हूं। एग्जाम में जो सवाल बनते हैं उन सब सवालों को तो तभी तो लेके आएंगे हम लोग। आप लोग से नहीं बनता करके तो पढ़ा रहे हैं ना, हमको पता है कि आप लोग एग्जाम में सवालों को छोड़ देते हो, इसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 420 आ गया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। फॉर्मूला याद रखिए, n+1। ठीक है, अगला चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7/6 से भाग कर दिया, जिससे परिणाम वास्तविक परिमाण से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी। जवाब दीजिए, क्या होगा। कोई है जो बना पाएगा इस सवाल को। किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया। टाइमर लगाता हूं, फिर मैं पढ़ा दूंगा सवाल को, और ये सवाल आएंगे देखना एग्जाम में। जो एसआई का पेपर देने गए होंगे ना, वो बोले होंगे कि सर जो पढ़ाए हो सवाल आया है। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो, कमेंट करके बताओ। चलो, किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, तो वास्तविक परिमाण है ना, क्या होगा। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दीजिए, और जिनको नहीं आता वो सीखिए, भागिए मत। भागने से सिर्फ आप कुछ पल की समझ लीजिए खुशी पा लेंगे, और तैयारी करने वाले इसी में आगे बढ़ जाएंगे। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दो, आंसर क्या होगा। एक बच्चे का आंसर आना चालू हो गया, और कोई है कि बाकी सबको नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है, सीखो। संख्या x है, अब बोला कि उसको 7/8 से गुणा कर दो। भाई साहब ने क्या किया, उसको क्या किया, 7/6 से भाग कर दिया, जिससे जो आपका आंसर आना था वो कितना कम आया, 39 कम आया। ठीक है, 39 कम आया। देखो एक चीज याद रखना, इस वाले टर्म्स में आप 39 को इधर करके उसको इधर ला सकते हो, है ना। ठीक है, 39 को माइनस कर, देखिए यहां पे कम आया करके आप उसको माइनस लगा दिए हैं, पर उसका वैल्यू नहीं रहता। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे x नीचे आएगा, 6 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 39। 7x यहां पे 8 हो जाएगा, 6x/7 हो जाएगा, -39। अब देखो यहां पे सिर्फ आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं, तो देखो यहां पे यहां जैसी भेजूंगा मैं, 7x/8 -6x/7 इक्वल टू -39। एलसीएम 8 और 7 हो जाएगा, 8 से 8 कटा, ये 49x, 7 कटा, ये 48x इक्वल टू -39। तो यहां बचेगा x, और ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 56। ठीक है, देखिए माइनस के चिन्ह को छोड़ देना ना, माइनस के चिन्ह को छोड़ देना, डायरेक्ट निकल जाएगा। 9 छक्के, अच्छा यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, देख तो एक बार, कुछ तो गड़बड़ है। एलसीएम हमारा अलग क्यों आ रहा है, 79 यहां पे 56, 9 छक्के 54। 2 मिनट को मैं देख रहा हूं ना इसको, 2 मिनट को मैं देखता हूं वापस इसको कैसे बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं, फिर देखेंगे उसको आखिरी में, है ना। एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वालों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों की संख्या सामान्य संख्या में बिठाया जाए, तो सभी एक ही विषय के हो, तो कमरे में न्यूनतम कितनी संख्या होगी। बड़ा सवाल है ये, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कोई है जो जवाब दे पाएगा इसका, कमेंट करके बताइए। चलो ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि जब भी कमरे उमरे में बैठाने की बात आएगी तो आप क्या करोगे।
कमरे में, रूम में अगर बैठाने की बात आएगी, बहुत सरल तरीके से बना लोगे इसको, बहुत सरल तरीके से, ठीक है। हाँ, उसा देखेंगे क्वेश्चन को ना, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। उसको क्वेश्चन को देखेंगे आखिरी में एक बार, है ना। बताओ इसका कोई है, ट्राई कर पाओगे कोई, है ना। देखिए बड़ा सवाल है पर एग्जाम में आता है, जब भी रूम में बराबर बैठाने की बात होगी तो क्या करोगे, जवाब दीजिए। कोई है, कोई बना पाएगा, कोई बता पाएगा तो बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बना पाएगा तो बताइए मुझे। चलो सिखाता हूं ना। देखिए जब भी रूम में, कमरे में बराबर बैठाने की बात आ रही है, इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी और गणित, और किसका है, हिंदी इंग्लिश गणित के कितने विद्यार्थी है, 60, 84 और 108। मेरी बात समझ आ रही है। जब भी बराबर बराबर बैठाने की बात आएगी, आप निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा। कैसे 12 होगा, 60, 84, 108 का वो बड़ा सा बड़ा मान जिससे तीनों कट जाए। अगर 12 के बाद 15 जाओगे, 12 के बाद अगर आप 15 जाओगे तो 15 से सिर्फ 60 कटेगा, 84, 108 नहीं कटेगा। आप आगे जाओगे तो नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, तो 12 से काट के जोड़ना है। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो यहां पे 5 बैठ पाएंगे। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यहां पे 7 बैठ पाएंगे। 12 एकम 12, 12 नहीं 108, यहां पे 9 बैठ पाएंगे। तो ये हो गया 16 और ये 5, 21। तो टोटल बराबर बैठाएंगे कमरे में तो 21 बच्चे बैठ पाएंगे। अब सवाल बहुत बड़ा था पर सवाल छोटे से बन गया। निकाले क्या, एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। मसा निकाले हैं, मसा, ठीक है। हमने क्या किया, बराबर बांटना था तो एक ऐसा नंबर ढूंढा जिससे तीनों कट रहे हैं। आप याद रखिए महत्तम निकालने के लिए वो बड़ा सा बड़ा अंक। अब कई बच्चों को समझ आएगा सर मैं कैसे मानूं कि ये मेरे से निकलेगा। तो वैसे मसा निकालने के बहुत तरीके हैं। आप बड़े अंक से छोटे अंक को भाग कर सकते हो, उसके बाद सबको डिवाइड किया तो 21 निकल गया। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, ठीक है।